साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों, सुप्रीम कोर्ट को एक बिंदु तय करना है सुखदेव सिंह बनाम सुखबीर कौर के मामले में कि अगर मैरिज वॉइड है तो वो मेंटेनेंस दें या नहीं दें। भाई देखो, मैं आपको छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तो फैसला करेगी अपना, पर मेंटेनेंस जो है कोर्ट आपसे वसूल करेगी। अगर कोर्ट ये मानती है कि आप उस लेडी के जो है हस्बैंड है या आपके बीच में जो है रिलेशनशिप रहा। इवन ऐसे कई जजमेंट भी हैं इवन सुप्रीम कोर्ट के कि अगर रिलेशनशिप है नेचर ऑफ मैरिज, तो वहाँ पर मैरिज को अज्यूम करते हुए कोर्ट जो है खर्चा बांध सकती है। तो मैं मानता हूँ कि हर भारतीय को अधिकार है सेक्स करने का। और आज एक छोटी सी बात समझो, ये सब फालतू की बातें, कई लेक्चर आते हैं कि तुम लोग महात्मा बन जाओ, तुम लोग गलत काम मत करो, तुम लोग ये मत करो। फैक्ट बात है कि अगर लड़की सामने खड़ी है आपके बिल्कुल नेकेड, तो फिर आपसे रहा नहीं जाएगा। क्लियर है बात है। और आपके उस रहा नहीं जाएगा में आपने कार्यक्रम कर दिया तो अल्टीमेटली फिर आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा। क्लियर है बात ये। आज आप इतने एग्जांपल्स देखते हो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कि लड़के मर रहे हैं, तब भी शर्म नहीं कुछ लोगों को, बिना कुछ सोच समझे आगे बढ़ जाते हैं और अल्टीमेटली सोचते हैं कि हमने सेक्स कर लिया, मज़े आ गए, अब हम और सेक्स करेंगे, अपनी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करेंगे। पर एक बात मैं कह दूं कि आपकी ये लापरवाही, आपकी ये गलतियां आपको कितने बड़े संकट में धकेल रही है आपको पता ही नहीं। वो लड़की आपकी प्रॉपर्टी खा जाएगी, आपका पैसा खा जाएगी, आपका बैंक बैलेंस खा जाएगी, और उसने अगर आरोप लगा दिया आपके परिवार पे कि भाई इस कॉन्स्पिरेसी में ये लोग भी शामिल हैं, तो क्या करोगे। और कहीं तो ऐसे मूर्ख हैं कि लड़कियों को कैश देके उनसे खातों में एंटर ले लेते हैं। तो थोड़ा सा अक्लमान बनो, नहीं बनोगे तो मारे जाओगे। देखो, जब कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उसके साथ में कोई ना कोई एडिशनल आइटम भी जो है जुड़े रहते हैं। मान लीजिए मैंने कार खरीदी तो मुझे इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ बड़े आइटम्स की जिसको हम भोग सकते हैं। क्लियर है। अब आप लड़की लेके आ रहे हो, उसके साथ में कई चीज़ें जो है जुड़ी हुई हैं। अगर आप से इंटरकोर्स कर रहे हो, वो कहती कि साहब मेरे साथ जो है छलावा कर दिया इन लोगों ने, और अल्टीमेटली मुझे कहा मैं शादी कर लूँगा, और आपको शादी करने नहीं थी। आपका सिर्फ मकसद था कि मुझे सेक्स करना है, दिन भर जो है इसको बजाना है, और अल्टीमेटली मुझे अपने घर की तरफ जाना है। फिर पापा कहेंगे वहाँ मैं शादी कर लूँगा, ये लड़की अपने घर पहुँच जाएगी, मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। ऐसा नहीं होता भाई। और आपको मैं इसलिए बात समझा रहा हूँ सामान्य भाषा में कि जिस तरह के जो वर्ड्स है ना, ये लोकेलिटी में यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर आपत्ति करेंगे कई लोग कि नहीं साहब ये तो लोकल लैंग्वेज है, ये है, वो आपत्तियाँ करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मेन बात है कि आपके दिमाग में चीज़ फिट बैठ जाए, वही मैं चाहता हूँ। मेरा मकसद क्या है कि लड़कियाँ सुरक्षित हो। लड़कियाँ सुरक्षित तभी होंगी जब आप अपनी हरकतों पर जो है कंट्रोल करोगे। अब आज कुछ लड़कियां जो हैं सोशल मीडिया पर रहती हैं, कम कपड़े पहनती हैं, अपनी बॉडी एक्सपोजर करती हैं, अपने जो गुप्तांगों हैं उसका एक्सपोजर करती हैं, और आप भाग जाते हो, अरे भाई मज़ा आ रहा है, देखो देखो देखो। ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे दिक्कतें आपके लिए। ये वैसी स्थिति कि आज आप देखो कि जो पुराने ज़माने थे, वहाँ ऋषि मुनि थे, तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या में भंग जिन्होंने डाला वो कुछ लगभग ऐसे ही सीन थे कि वो तपस्या कर रहे हैं, ये आ गई भैया डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, और अल्टीमेटली मारे गए। तो वहाँ तो लाइव शो था, यहाँ लाइव शो नहीं है, सोशल मीडिया पर शो हो रहा है। और अगर उस शोशा में आप बिखर गए और अल्टीमेटली आपको लगा कि हम निखर रहे हैं, पर निखरोगे नहीं, बर्बाद होने की तरफ जो है आप आगे बढ़ रहे हो। तो एक बात मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ, क्लियर कट, कि मैरिज वॉइड है, वैलिड है, वॉइडेबल है, कुछ भी है। अगर आपने कोई रिलेशनशिप रखना है तो कुछ सावधानियाँ आपको बरत के चलनी पड़ेगी, नहीं चलोगे तो वहाँ पर मारे जाओगे। अब ये सावधानियाँ क्या हैं ये आप समझ लो। अगर कंसर्न लेडी जो है वो आपसे मैरिड नहीं है, तो उस सिनेरियो के अंदर आपको इंटरकोर्स करने से पहले या सेक्स करने से पहले एक प्रॉपर एग्रीमेंट जो है कर रहा है। एग्रीमेंट में आपको ये लिखना है कि मैं एडल्ट हूँ, ये लेडी भी एडल्ट है। नंबर 2, डेट ऑफ बर्थ वहाँ लगाओ। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी लगाओ, ताकि सस्टेनिंग फैक्ट जो है रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए। कल को बोल दे कि साहब मैं तो 16 साल की थी, इसने मुझे कहा कि तुम बोल देना नोटरी के सामने कि मैं तो जो है 18 साल की हूँ, मर गया नोटरी भी, अरे भाई ये तो फैक्ट छुपा ली अपने से इन लोगों ने। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, नोटरी को दिक्कत ना हो, और भविष्य में अगर कोई केस हो जाए तो वहाँ दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। ओके, देखो कई ऐसे लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जिनकी उम्र 40 ईयर है, उससे ऊपर है, पर इतना मेंटेन कर रखा अपने आप को कि दिखते 30 ईयर्स के। ठीक है जी। तो हो सकता है कि लड़की की जो है एज ज़्यादा हो, पर वो दिखती बहुत कम एज की हो, तो आपको सस्पेक्ट वहाँ पर हो रहा है, तो पुष्टि के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो रखना ही पड़ेगा। ये आधार कार्ड पर रिलाई मत करना भाई, बेकार चीज़ें ये, कोई रिलाई नहीं करता इसके ऊपर। और दूसरी बात है, जो सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो फिर मारे जाओगे। कल को छोरी जो है बना के लिए सर्टिफिकेट फर्जी है, क्या करोगे। तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप में जाना आसान है, ये कुआं है बेसिकली, गिर गए, बट उसमें गिरने से पहले अगर सेफ्टी मेजर आपने ले रखे हैं तो कम से कम छोटे नहीं लगेगी, या छोटे लगती तो कम से कम लगेगी। क्लियर है आपको। तो आपको
जो एग्रीमेंट कर रहे हो उसमें ये स्पेसिफिक करना है इसकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट। और जहाँ पर केस बॉर्डर लाइन पर है, मान लो लड़की 17.5 है या 18 या 18.5 है, बिल्कुल उसकी तरफ झांकना ही नहीं अपने को, बिल्कुल दूर रहो। क्योंकि बॉर्डर लाइन में क्या होता है कि एक पॉसिबिलिटी होती है, और एक आपको मैं स्पेसिफिक कर दूँ कि +2 और -2 फैक्टर पर हमारा देश चलता है मेडिकल साइंस को लेकर, कि जहाँ पर हम एज को डिटरमिन करते हैं अगर सारे सबूत जो हैं झूठे पाए गए। तो अगर आप 22 साल 23 साल 25 साल के लड़के के साथ जो है इंटरकोर्स कर रहे हो तो वहाँ पर वो कितना ही चीख ले चिल्ला ले, पर मेन बात है कि अगर वो कोर्ट में आके ये कहती है कि साहब मेरी एज जो है वो 18 से कम है, तो कोर्ट बोलेगा भाई ठीक है आपको चेकआउट करा लेते हैं। तो जब चेकआउट भी हो जाएगा तो उसकी एज जो है 18 से कम नहीं आ पाएगी, अगर उसकी एज आपने ली है 22 या 22 से प्लस। क्लियर है आपको? तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो, जल्दबाजी मत करो, करोगे तो आप ही मारे जाओगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप उससे मैरिड नहीं हो और मैरिड होना नहीं चाहते हो तो आप अपने एग्रीमेंट में साफ साफ लिखो कि हम लोग जो हैं मैरिड नहीं होना चाहते हैं, ना कभी होंगे, और ये लड़की मेरे साथ रहेगी और हम दोनों जो है सेक्स करेंगे, सेक्स को एंजॉय करेंगे, उसके बाद ये अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। ये बेसिकली ऐसा है कि एक रिलेशनशिप है, लवर्स के बीच में कंसेंचुअल सेक्स है। और बार बार कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कंसेंचुअल सेक्स है दो एडल्ट्स के बीच में, जहाँ पर वो ये जानते हैं कि जो ये चीज़ कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंटल क्या इम्पैक्ट है, तो ये रेप कॉन्स्टिट्यूट भी नहीं करेगा। तो कितना अच्छा बचाव कर लिया आपने अपना। तीसरी बात है कि अपना पूरा ब्यौरा वहाँ लिखो कि मैं कौन हूँ, मेरे पिताजी कौन है, कोई चीज़ गलत मत लिखो। ऐसे कई लोग होते हैं मनजीत सिंह लिखते हैं राजेंद्र सिंह है, मारे जाओगे उसमें। अपना एग्जैक्ट नाम जो आपका लिखते हो आधार कार्ड में वही आप लिखो। क्लियर हो गया आपको? और इसके अलावा आपका पूरा पता लिखो, लड़की का पूरा पता, नाम, उसके पिताजी का नाम, सब कुछ लिखो। इसके अलावा जो कुछ मैसेज आप कर रहे हो उसके मैसेज आ रहे हैं तो वो जो नंबर आप लोग भविष्य में यूज़ करोगे व्हाट्सअप के, उसको भी वहाँ पर मैंशन कर दो ताकि डाटा जो है कहीं भी डिफेक्टिव नहीं हो। इसके अलावा आपके बीच जो रिलेशनशिप है उसको क्या नाम दिया जाए, तो यूजुअली अपन क्या टर्म करेंगे, लिव इन रिलेशनशिप, नॉट इन नेचर ऑफ मैरिज। तो वहाँ साफ साफ लिखो, ना तो मैरिज करूँगा, ना मैरिज करने की मेरी इंटेंशन है, और जब भी मैं सेक्स करूँगा तो मैं इस एग्रीमेंट की बैक पृष्ठ पे जो है लड़की कंसेंट ले लूँगा, और अगर पृष्ठ खत्म हो जाएंगे तो मैं अलग से सीट को जो है क्लोज कर दूँगा। इससे आपको ये बेनिफिट है कि कल को उसे आरोप लगा दे कि साहब मेरा बलात्कार हुआ है, ये धोखा दिया है, या मेरे को इसने जो है उल्लू बना के या मेरे साथ चीट करके मेरे को जो है इसने सेक्स कर लिया मेरे साथ में, तो फिर वहाँ पर आप क्या करोगे, पुलिस से पीछे पड़ जाएगी आपके। तो वहाँ पर एवरीथिंग शुड बी क्लियर। और इवन अगर आप मैरिड भी हो तब भी लिखो। और आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि रिसेंट जजमेंट है राजस्थान हाई कोर्ट का कि अगर पक्षकार मैरिड भी हैं और वो लिव इन में जाते हैं तब भी जो है कोई केस नहीं बनना है किसी भी रूप में एडल्टरी का या बाइगैमी का, और इवन द सेड कपल्स कुड गेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्टें खुद आपकी हेल्प करना चाह रही हैं, तो अगर आप हेल्प नहीं लोगे, आप घबराओगे, शर्माओगे तो मारे जाओगे। अब मैंने कई बार देखा कि जैसे मान लो कि कोई डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर है गायनिक का, वो खुद तो कहेगा नहीं साहब समस्या मेरे को है, वो कहेगा साहब समस्या जो है मेरे फ्रेंड को है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होता है कि समस्या भाई तेरे अगर दोस्त को है तो तुझे कैसे मालूम पड़ गया कि समस्या तेरे फ्रेंड को है। तो ये बातें कौन डिस्कस करता है भाई? कोई फ्रेंड बताएगा आपको भाई मेरे को जो है मेरे जेनिटल पार्ट्स में जो है प्रॉब्लम है? प्रैक्टिकल बात है ना ये। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि आपकी समस्या है, आपकी अपनी समस्या है। अगर प्रॉपर लिखा पढ़ी कर लोगे तो बच जाओगे, लिखा पढ़ी नहीं करोगे तो मारे जाओगे। क्लियर हो गया? और अब आप होने जा रहे हो मैरिड। क्लियर है? तो उस सिनेरियो में बड़ी समस्या क्या आती है कि लड़की सामान जो भी दे रही है उसको हम ले लेते हैं। अब सामान या आर्टिकल जो भी दे रही है उनको ये लोग कहते हैं स्त्रीधन। जो लड़की दे रही है वो भी स्त्रीधन है, और जो आप लड़की को दे रहे हो वो भी स्त्रीधन है। तो प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए मैंने आपको हमेशा ही कहा कि यू मस्ट एग्जीक्यूट द गिफ्ट डीड, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख लो और उस गिफ्ट को जो है रजिस्टर्ड करा लो। रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और उसके बाद उसको बना लो पार्ट ऑफ कैपिटल एज पर द इनकम टैक्स रिकॉर्ड। पर हमारे लोग चाहते क्या है कि नहीं भाई हम तो इनकम टैक्स भरेंगे नहीं, हम तो रिटर्न भरे क्यों, हम शो करें क्यों। भाई कितने फ़ायदे मिलते हैं एक कानून को फॉलो करने में, वो आप समझते नहीं हो, चलते हो अपने अपने हिसाब से, फिर अंत में जो है मारे जाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लड़की का पूरा प्रोफाइल जो है आपको चेक करना है। अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, उसने जॉब नहीं किया है, वो जॉब नहीं कर रही है, जॉब करने के इच्छुक नहीं है, शादी नहीं करनी है उससे आपको, क्योंकि वो अल्टीमेटली बन जाएगी आप पे बोझा। वो कहेगी साहब चूँकि अब मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मुझे नहीं रखना चाह रहे हो, भले वो खुद नहीं रहना चाहती है पर वो मेंटेनेंस क्लेम करेगी आपसे, वो कोर्ट पहुँच जाएगी, फिर आप लड़ते रहोगे। वही पुराने हथियार, वही पुराने पैटर्न, उससे कुछ नहीं होगा। कोर्ट खर्चा बंद है कि भाई खर्चा पे करते रहोगे, तो दोनों तरफ नुकसान तो हमारे हो गया ना। भाई शादी भी कर ली, वो पैसा भी खा रही है और हमको मज़ा भी नहीं दे रही है, गड़बड़ हो गया मामला ये। और मैं आपको साफ साफ कह दूं भैया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेक्स इज़ नेसेसरी फॉर द मैरिज। सुप्रीम कोर्ट खुद चीख चीख के कह रही है कि सेक्स जरूरी है, तो फिर इस बात को बोलने में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए। तो जो आपके अधिकार हैं उसको आपको डिस्कस करना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि मेल में इशू कह रहे थे, अगर मेल जो है सेक्स नहीं कर रहे तो उनको खतरा होता है प्रोस्टेट का। क्लियर है? उनका प्रोस्टेट में कोई गड़बड़ हो जाएगा या प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा तो क्या करोगे भाई तुम? जाओ कोर्ट में लियो डिग्रियाँ, हजारों डिग्रियाँ लियो, क्या हो जाएगा उससे? तो कोर्ट अपनी जगह फैसला कर देगा,
पर जो आपका स्वास्थ्य है, जो आपका मनोस्थिति है, जो आपकी आत्मिक स्थिति है, उसको क्योर और रेक्टिफाई करने के लिए आपको खुद ही स्थितियों को मैच्योरली मैनेज करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो कोई बचा नहीं पाएगा। क्लियर है आपको? तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखो कि लॉ तो रोज़ ही आते रहेंगे, रोज़ ही बनते रहेंगे, कभी बन रहे हैं, कभी सेट असाइड हो रहे हैं, कभी इम्प्लाइड हो रहे हैं। तो मैरिज वॉइड हो वैलिड हो तो कुछ बेसिक बातें हैं, उसका आप ध्यान रख लो। अगर आप नहीं रखोगे तो वहाँ पर मारे जाओगे। कुल मिला के जी इतनी सी बात है जी। एक बार इंटरकोर्स हुआ किसी लड़की के साथ में तो उसके अगेंस्ट में कई राइट्स जो है खड़े हो रहते हैं। क्लियर है कि आपने फैक्ट नहीं बताया प्रीवियस मैरिज का, उसको धोखा दिया कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लाइबिलिटी तैयार है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और फिर से शादी कर ली तो लाइबिलिटी तैयार है। आपने शादी कर ली, सब कुछ ठीक है, और लड़की बिखर गई बाद में जाके तो मर गए। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि बाद में जो है उसके घर वाले आ जाए कि साहब हमने इतना दान देश दिया, या लड़की सुसाइड कर ले, या वो लड़की जो है कुछ भी कर ले और अल्टीमेटली मरा आप लोग जाओ। तो कुल मिला के सारी स्थितियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए चलो। नहीं रखोगे तो आप ही मारे जाओगे, फिर माँ कोई नहीं बचाएगा आपको। मैं तो इसे बता दूंगा, आप सुन लोगे, काम खत्म। पर जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर ने आपको समझाया कि आपके राइट्स क्या हैं, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें और किस तरह से हम इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।